बोरोन पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का, तो +3 चिपका दिया आगे। इस पे कैल्शियम पे +2 का, +2 चिपका दिया आगे। दोनों जोड़ा 5, तो 5:2। बोलो कोलेमेनाइट वाली बात आपको समझ में आई? आपके भेजे में गई? बताइए हाँ है ना। पानी में छोड़ा तो इट इज अ वीक एसिड। वीक एसिड हमेशा इक्विलिब्रियम पे टूटता है। अब आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम क्या होता है? भूल जाओ। इक्विलिब्रियम पे टूटता है और टूट के ये बनता है BOH4-। अगर रिएक्ट करता है क्या होता है सर? बड़ा मजेदार रिएक्शन है, बड़ा मजेदार रिएक्शन है। देखिए क्या बनता है। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है फिजिक्स वाला के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका प्यारा एसएम सर लेकर के आया हूं रफ्तार जेई सीरीज में पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, कुछ आपके डाउट्स लूंगा और फिर आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने बोरोन फैमिली को पढ़ना स्टार्ट किया था, बोरोन की प्रॉपर्टीज और ये सारी बातें पढ़ी। उसके बाद हमने बोरोन की खूब सारी रिएक्शंस देखी, बोरोन का स्ट्रक्चर देखा, गैलियम के लिक्विड होने का वरदान देखा कि क्या फायदे हैं गैलियम के लिक्विड होने का इन अ लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर, और उसके बाद बोरिक एसिड हमने शुरू किया। आज के टॉपिक को हम कहां से कंटिन्यू करेंगे सर? तो आज का टॉपिक हमारा चलेगा वहीं से। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहला बोरिक एसिड। हम बोरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। बोरिक एसिड के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सर, बोरिक एसिड के बारे में पढ़ने के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो बोरेक्स के बारे में पढ़ेंगे सर। उसके बाद हम थर्ड टॉपिक जो कवर करेंगे दैट विल बी डाइबोरेन। डाइबोरेन, अभी तक तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर वगैरह आपको बताया था, पर अब रिएक्शंस वगैरह, केमिस्ट्री ऑफ डाइबोरेन हम पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 टॉपिक बेसिकली आज हम कवर करेंगे। इस 3 टॉपिक के बाद इस चैप्टर में एल्यूमिनियम के कुछ कंपाउंड्स बचते हैं, बाकी हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा सर। तो टॉपिक पूरा होने का मतलब कि हमारा ग्रुप 13 पूरा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोरिक एसिड की, है ना, या कुछ आपके डाउट्स जो थे। एक बच्चे ने आंसर किया था, मैं नाम लेके नहीं आया हूं क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, नाम नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा है। बच्चे का आंसर है सर लास्ट क्वेश्चन का BeCl2 पॉलीमर होगा sp3 में। बहुत बढ़िया, जब पॉलीमर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, बिल्कुल सही। डाइमर में sp2, मोनोमर में sp, बहुत बढ़िया। अगर इसकी बात करें तो इसमें आप थोड़ा सा चूक गए सर, आप थोड़ा सा चूक गए। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास मैंने दे दिया है, थोड़ा सा चूक गए सर। मैंने बोला ना मैं एक क्लास के बाद लेके आया करूंगा। फिर एक बच्चे का डाउट है सर, प्लीज एक्सप्लेन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन एंड ब्रिज हाइड्रोजन। तो देख, ब्रिज हाइड्रोजन जो होता है उसमें 2 बॉन्ड होते हैं ऐसे, और ये टर्मिनल है HT, ये H ब्रिज है। इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है सर। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे भी आप बोलोगे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। पर ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड्स के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि आधे आधे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, आधे आधे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। और हम ये पूछते हैं कितने इलेक्ट्रॉन पेयर 2 एटम के बीच है, वही बॉन्ड ऑर्डर है। जैसे मान लो यहां पे बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, पेयर की बात करें इन दोनों के बीच में, तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 एटम्स के बीच में है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। लास्ट क्लास हमने बोरिक एसिड को पढ़ना शुरू किया था। आइए वहीं से शुरुआत करते हैं। बोरिक एसिड की बात करें तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको बता दिया था, 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन या 3 बताया था ना। एक तो बोला था कि सॉल्ट ले लो, उसकी एसिड से ट्रीटमेंट करवा दो। सॉल्ट की एसिड से ट्रीटमेंट कराओगे तो भी बोरिक एसिड मिलेगा। सॉल्ट की एसिड से ट्रीटमेंट कराओगे देन ऑल्सो यू विल गेट बोरिक एसिड। आइए आगे देखते हैं बोरिक एसिड के बारे में और बहुत सारी बातें जानते हैं। आपकी एनसीईआरटी में अगर आप चलोगे तो आपकी एनसीईआरटी में 3 मिनरल्स दे रखे हैं, या है ना, उन 3 मिनरल्स की अब मैं बात करूंगा। आपकी एनसीईआरटी में 3 मिनरल्स दे रखे हैं, बेसिक फंडा। अब मैं उन 3 मिनरल्स की बात करूंगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं, अभी आप देखिए उसके बाद लिखिएगा। पहले इनका नाम लिख देता हूं, फिर आप आगे देखते जाइएगा। सबसे पहला मिनरल जो है उसका नाम है बोरेक्स। आपकी एनसीईआरटी में जो सबसे पहला मिनरल दे रखा है, ये कब दे रखा है सर? तो आप एनसीईआरटी कब पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी में शुरू में सबके ऑकरेंस बताते हैं कि कहां कहां ये पाए जाते हैं। तो वहां पे बोरेक्स के बारे में दे रखा है। मैंने वहां पे बोरेक्स क्यों नहीं कराया? क्योंकि बोरेक्स के बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद एक और मिनरल दे रखा है जिसका नाम उन्होंने बता रखा है कोलेमनाइट। क्या नाम बता रखा है सर? कोलेमनाइट, है ना, कोलेमनाइट। तो ये 2 मिनरल दे रखे हैं, एक तो बोरेक्स, दूसरा कोलेमनाइट। बोरेक्स की अगर हम बात करें, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है सर? तो बोरेक्स का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख रहा हूं ऊपर में, देखो यहां पे Na2
B4O7.10H2O. कोलेमेनाइट का फॉर्मूला क्या है अभी उस पे आएंगे, पर आप ये याद रखिएगा कि बोरिक एसिड बनाने का एक तरीका है कि आप बोरेक्स में क्या डाल दो। बोरिक एसिड बनाने का एक तरीका है कि आप बोरेक्स में क्या डाल दो, कोई एसिड डाल दो, है ना। यहां पे H+ डाल दो सर, क्या ऐड कर दो, H+। ये HCl कर सकते हो, H2SO4 कर सकते हो। तो बोरेक्स में तुम कोई भी एसिड डालोगे, बोरेक्स के अंदर आप कोई भी एसिड डालोगे, ये H+ कहां से आएगा सर, सोर्स क्या हो सकता है, तो नॉर्मल कॉमनली यूज्ड सोर्स जो है वो HCl या H2SO4 होता है। इनको जैसे ही आपने ऐड किया इट विल फॉर्म बोरिक एसिड, H3BO3 बना के देगा सर। क्या बना के देगा, H3BO3। हमारा काम था H3BO3 बनाना, बना लिया। हमारा काम था H3BO3 बनाना, बना लिया। देखो बोरिक एसिड बन गया बोरेक्स से, कितनी अच्छी बात है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर, बोरेक्स का फॉर्मूला। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन की। बोरेक्स में एसिड डालेंगे बोरिक एसिड बनेगा, बोरेक्स में एसिड डालेंगे तो बोरिक एसिड बन जाएगा, खेल खत्म। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर अगर हम बात करें यहां पे कोलेमेनाइट पे आते हैं। सर ये कोलेमेनाइट क्या होता है, तो देखो कोलेमेनाइट को याद करने का पहले तरीका बताता हूं, फिर तुम्हें इसका फॉर्मूला लिखना सिखाऊंगा। पहले फॉर्मूला याद करने का तरीका। कोलेमेनाइट भी कुछ इसी तरीके का होता है, पर उसमें 2 ऑक्साइड्स होते हैं। कितने, 2 ऑक्साइड्स। एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO डॉट, एक होता है बोरोन का ऑक्साइड, क्योंकि बोरोन फैमिली में पढ़ रहे हैं तो बोरोन तो होगा ना, तो B2O3। अब याद कैसे करेंगे अंकल, देखिए सर कैल्शियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, बोरोन पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो मैं आपको बोलूंगा कि देखो कैल्शियम 2 ले लो, B2O3, बोरोन का ऑक्साइड 3 ले लो, खत्म। 2 कैल्शियम ऑक्साइड, 3 यूनिट बोरोन का ऑक्साइड, और साथ में 5 यूनिट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ले लो, और साथ में 5 यूनिट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ले लो। इसको हम कोलेमेनाइट बोलते हैं सर, इसको हम कोलेमेनाइट बोलते हैं। मतलब 2 और 3 5, तो 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सबको एक साथ इकट्ठा करें तो सारे कैल्शियम एक साथ, सारे कैल्शियम एक साथ लिखोगे तो बना Ca2, सारे बोरोन एक साथ लिखोगे तो बनेगा B6, सारे ऑक्सीजन, इस पानी को छोड़ दो, इसको छोड़ के बाकी सारे ऑक्सीजन एक साथ, तो 9 2 11, तो ऑक्सीजन 11.5H2O। तो ये हो गया कोलेमेनाइट का फॉर्मूला। सर याद भी कर लिया, नाम भी याद कर लिया, फॉर्मूला भी याद कर लिया, सॉल्ट क्या क्या थे इसके अंदर, ऑक्साइड्स क्या क्या थे ये भी पता कर लिया। कैसे याद किया सर, कैल्शियम ऑक्साइड था, कोलेमेनाइट है, कैल्शियम ऑक्साइड था, बोरोन फैमिली में पढ़ा था, बोरेक्स बोरोन का ऑक्साइड था, दोनों ऑक्साइड लिखा। बोरोन पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का, तो +3 चिपका दिया आगे, इस पे कैल्शियम पे +2 का, +2 चिपका दिया आगे, दोनों जोड़ा 5, तो 5H2O। बोलो कोलेमेनाइट वाली बात आपको समझ में आई, आपके भेजे में गई, बताइए हाँ या ना। कोलेमेनाइट वाली बात आपके भेजे में गई, आपको समझ में आई, बोलिए हाँ या ना। अब हम क्या करेंगे सर, इसमें कोलेमेनाइट से अगर बोरेक्स बनाना है, देखो कोलेमेनाइट से बोरेक्स बनाया जा सकता है। ये मजेदार रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी ने तो केवल ये बता रखा है कि भैया देखो इसको यहां से यहां, ये 3 मिनरल्स हैं, तीसरा मिनरल आया नहीं अभी। तो कोलेमेनाइट से अगर आपको बोरेक्स बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा। और बेसिक सॉल्ट कौन सा हम ऐड करते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और वहीं अगर आपको कोलेमेनाइट ए भी लगेगा ना यहाँ पे, हाँ शायद स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ी, स्पेलिंग चेक कर लेना। वैसे कोलेमेनाइट, हाँ अब ठीक है। कोलेमेनाइट से अगर आपको बोरिक एसिड बनाना है, तो क्या करेंगे सर, तो कोलेमेनाइट से अगर आपको बोरिक एसिड बनाना है, कैल्शियम का सॉल्ट है, यहां पे कुछ नहीं करो सर, फिर एसिड ऐड कर दो। फिर क्या ऐड कर दो, एसिड ऐड कर दो। अब एसिड डायरेक्टली ऐड नहीं करते, इसमें H2O पास करते हैं और H2O के साथ सल्फर डाइऑक्साइड ऐड कर देते हैं। H2O के साथ सल्फर डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, भैया बोरिक एसिड बनके तैयार, हमारा बोरिक एसिड बन गया। तो 2 सॉल्ट्स, 2 इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमने देखे। एक बोरेक्स का फॉर्मूला क्या, Na2B4O7.10H2O। बोल के पढ़ो, लिख के लिखो, बोलो, याद हो जाएगा सर। तुम्हें मसल मेमोरी की कहानी बता रहा था ना। मसल मेमोरी क्या होता है, सुनना। जैसे मान लो तुम फौज वगैरह में जाते हो ना, तो फौज वगैरह में ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके ऐसे समझो कि तुम फ्रंट लाइन बॉर्डर्स पे हो, है ना, एकदम आउटर मोस्ट पोस्ट पे हो, जहां बॉर्डर शेयर होता है। सामने से गोली चलने के बाद दिमाग काम नहीं करता है सर। तुम्हारा तो एग्जाम में दिमाग काम नहीं करता है,
तुम में से बहुत सारे बच्चों से मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चों का तो एग्जामिनेशन के बीच में दिमाग काम नहीं करता है सर, तो गोली चलने पे दिमाग कैसे काम करेगा? तो सैनिकों को क्या किया जाता है, सोल्जर्स को क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है सर। हजारों लाखों बार उनको एक एक्सरसाइज कराई जाती है कि जैसे ही मतलब कोई आवाज आए ऐसे गोली वोली की, तुरंत क्या करो, जमीन पे लेट जाओ, एकदम सीधा जमीन पे गिर जाओ, कुछ सोचो ही मत, जमीन पे गिर जाओ। फिर उठ के टक इसके एल्बो के बल ऐसे उठो और देखो कि भैया क्या हो रहा है, किधर से गोली चली। बाद में पहले गिर जाओ, ऐसे देखने मत लगो, गोली चली, अरे उधर से चली गया, तब तक तो एक हेडशॉट आएगा, पट से हेडशॉट। जमीन पे गिर जाओ, फिर एल्बो के बल उठो, देखो कि किधर से गोली आ रही है। उसके बाद काउच करो, काउच मतलब रेंग के चलो और अपने आप को सही सुरक्षित जगह लेके जाओ। अब ऐसा नहीं होता कि उनका दिमाग सोचता है कि अच्छा ऐसा, उनको सिखा दिया है सर। उनके बॉडी के मसल में भी, मसल की भी एक मेमोरी होती है, उनके बॉडी के मसल को पता, गोली चली ठप से नीचे बैठ जाएंगे, तुरंत नीचे लेट जाएंगे सर, तुरंत सोचेंगे नहीं, तुम्हें मौका ही नहीं, तुम ऐसे देखते रहो कहां गया कहां गया कहां गया, और तुम्हें पता चलेगा सब नीचे है, और तुम दिखोगे मस्त एकदम, 3-4 गोलियां आएंगी सीधा साफ। तो दिमाग काम नहीं करेगा वहां पे मसल मेमोरी काम करेगी। जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना है, कोई नींद में भी तुमसे तुम्हारा नाम लिखवा सकता है क्या? तुम 4 लिखने के लिए, 5 लिखने के लिए सोचते हो क्या? नहीं सोचते। इतनी बार लिख लिया है ना सर कि उंगलियों को पता है, उंगलियों को पता है कि 4 ऐसे लिखना है। दिमाग सोचता नहीं, दिमाग सोच रहा है किसी और के बारे में, और इधर हम 4 लिख रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? मसल मेमोरी है सर, ABCD इतनी बार लिख ली है। यही काम इनऑर्गेनिक के साथ भी करना, लिखो भैया, लिखो बोलो, लिखो बोलो, लिखो बोलो, बस। बाकी रिजल्ट इतने जादू ही रिजल्ट्स मिलेंगे तुम्हें देखने को। चलिए वापस आते हैं सर, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की अगर हम चर्चा करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो यहां तक तो क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें तो एक और सॉल्ट होता है, एक और मिनरल होता है जिसको हम कहते हैं करनाइट। ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। करनाइट क्या होता है सर? एक और मिनरल है करनाइट। तो करनाइट याद रखना, बोरेक्स का छोटा भाई। करनाइट जो है वो बोरेक्स का, बोलो बोलो बोलो, करनाइट जो है वो बोरेक्स का छोटा भाई है। तो करनाइट का फॉर्मूला होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला लिख दो, Na2B4O7, और जितना बोरोन उतना पानी, तो 4H2O, खत्म। दिस इज करनाइट, दिस इज करनाइट। Na2B4O7.4H2O, Na2B4O7.4H2O। फिर से रिपीट करता हूं, Na2B4O7.4H2O इस करनाइट। खेल खत्म, मजा आ गया, सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस इसमें था नहीं सर, कोई रॉकेट साइंस इसमें था नहीं, बोलो हाँ या ना? बहुत इजी है सर। तो ये सब एक दूसरे पे घुमाए, मतलब इसको तो केवल याद रखना है, इसको घुमाना नहीं है। बोरेक्स में एसिड डाला, बोरिक एसिड बन गया। कोलेमेनाइट में बेस डाला, बेसिक सॉल्ट डाला, बोरेक्स बन गया। एसिडिक ऑक्साइड मिलाया, मतलब पानी और SO2 जब मिलाओगे तो ये H2SO3 बना के देगा, सल्फ्यूरस एसिड, तो ये बन जाएगा सर। खेल खत्म। ये तीनों रिएक्शंस आपको अपने दिमाग में रखनी है। तीनों रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मिनरल्स हैं सर, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इन दोनों को तो याद करने का तरीका पता है, उसको याद कर लो, बोरेक्स को, Na2B4O7.7H2O। नहीं याद होता, किसी दोस्त का नाम रख दो, जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है उसका नाम रख दो बोरेक्स, और उसको बोरेक्स बोल के मत बुलाओ। जैसे मान लो तुम्हारे किसी दोस्त का नाम है पिंटू, तो उसको पिंटू मत बोलो, उसको बोलो PINTU। तो बोरेक्स को कैसे बोलोगे? Na2B4O7.10H2O। इधर आ, 3 दिन नाम लोगे, याद हो जाएगा सर, खत्म। आगे आते हैं नेक्स्ट। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बोरिक एसिड के, सॉरी अभी बोरिक एसिड पे ही है। बोरिक एसिड को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? उसके बाद हम बात करते हैं सर, बोरिक एसिड को पानी में डालेंगे, H3BO3 को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? H3BO3 को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। और इसी के नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं, जब हम HCl को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? जब HCl को पानी में डालते हैं ना सर, जब HCl को पानी में डालते हैं ना तो HCl से ये H+ बाहर निकलता है। और आपको सर ने बताया है कि अपन H+ को हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में लिखते हैं, सही से लिखें तो H3O+, H5O2+, है ना? ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, H7O3+, इस तरीके से लिखते हैं। या फिर एक निंजा टेक्निक है, H+ एक्वस लिख दो, तो ये H+ एक्वस बना के देगा। और साथ में
और साथ में क्या बना के देगा, Cl माइनस। अब इसको सही से लिखना है तो ऐसे ना लिखिए सर, सही से लिखना है, समझना है कि क्या हुआ है, तो इसको ऐसे लिखिए H फिर H2O और इस पूरे पे प्लस। मतलब ये वाला हाइड्रोजन तो यहां से आया है सर, ये वाला हाइड्रोजन यहां से आया और बाकी पानी है सर। ठीक है, बोलचाल की भाषा में फिर इसको अंत में जाते जाते ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या मतलब है, अरे पानी को क्या मतलब कौन सा H प्लस कहां से आया, ये हम समझने के लिए ये काम कर रहे हैं। ऊपर वाली रिएक्शन पे आते हैं सर। ऊपर वाली रिएक्शन में भी यहां पे भी H प्लस है और इस वाले H प्लस को मैं पिंक कलर से डेजिग्नेट कर देता हूं। जब ऊपर वाले रिएक्शन को आप पूरा कंप्लीट करोगे तो ये आपको क्या बना के देगा सर, ध्यान से देखिए, ये आपको बना के देगा BOH होल 4 और इस पे -1। ये आपको बना के देगा BOH होल 4 और इसके ऊपर -1 और साथ में ये आपको क्या बना के देगा, साथ में भैया ये आपको क्या बना के देगा, बोलो बोलो, साथ में आपको क्या बना के देगा सर, तो साथ में आपको H3O प्लस बना के देगा, या आप केवल H प्लस लिख लो तो भी चल जाएगा। अब मजेदार बात यह है सर कि ये जो H प्लस है ना, ये यहां से आया सर। HCl के केस में H प्लस यहां से आ रहा था, इसके केस में H प्लस पानी से आ रहा है, मतलब सॉल्वेंट से आ रहा है। तो बोरिक एसिड के साथ बहुत थोड़ी सी विकेट बातें हैं क्या, कि बोरिक एसिड अपना H प्लस नहीं देता। तो पहले अगर तुमसे कोई पूछे बेसिसिटी ऑफ बोरिक एसिड, एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, कितने H प्लस थे, मैं लिख देता हूं। एसिड के लिए बेसिसिटी क्या होती है सर, बेसिसिटी किसके लिए निकालते हैं, बेसिसिटी किसके लिए निकालते हैं सर, फॉर एसिड्स। किसके लिए निकालते हैं सर, फॉर एसिड्स। और एसिड की बेसिसिटी क्या होती है सर, तो आप बोलोगे एसिड्स की जो बेसिसिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस, आयोनाइजेबल H प्लस। कितने आयनाइजेबल H प्लस है ना, कितने आयनाइजेबल होगा, ठीक है, कितने आयनाइजेबल H प्लस हैं, ठीक है यार, ये ए होगा ये होगा, देख लेना यार, ज्यादा लोड नहीं लेते। मेरे डिक्टेशन में बहुत कम नंबर आते थे बचपन से ही बचपन में कराते हैं ना चा मा चा चम्मच, तो मैं चा मा और चा लिख देता था चम्मच, तो ऐसा ही था मैं बचपन से ही। खैर, बेसिसिटी का होता है नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस। तो तुम अगर H3BO3 को देखोगे और तुम्हारी आंखें हो जाएंगी बड़ी, तुम बोलोगे 3H प्लस 3H प्लस 3H प्लस, पर यह गलत है सर, 3H प्लस गलत है सर। अभी आपने एन फैक्टर पढ़ा होगा रेडॉक्स में सर ने बताया होगा ये बात, क्लैरिटी भी इसकी दी होगी थोड़ी बहुत, कि सर इसके पास 3H प्लस नहीं होते हैं, इसके पास एक ही, ये मोनो बेसिक है सर। दिखने में तो ट्राई बेसिक लगता है पर मोनो बेसिक है। और कुछ लोग तो इसको एसिड भी नहीं बोलते, कुछ लोगों को ऐसे लिख के दे दो ना, देख लेना ध्यान से अंकल, अगर ऐसे लिख के दे दूं तो प्लीज इसको बेस मत बोल देना, ये बोरिक एसिड है सर। होता ही ऐसा है बोरिक एसिड, बोरोन के ऊपर OH, बोरोन के ऊपर OH, बोरोन के ऊपर OH, होता ही ऐसा है। तो BOH होल 3 लिख दिया तो तुम्हें लगेगा वाह ये तो 3 OH माइनस देगा, ये तो 3 OH माइनस देगा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है सर। समझ गए मेरी बात, आगे बढ़े। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि बोरिक एसिड अपना H प्लस नहीं देता, अपनी भाषा में अपनी हैंडराइटिंग में लिख लेना, बोरिक एसिड अपना H प्लस नहीं देता, सॉल्वेंट से H प्लस दिलवाता है। अब बोरिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं, इसको कॉपी कर लिया तो अगले पेज पे चलते हैं। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। फिर सवाल करेंगे कुछ। बोरिक एसिड की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो सबसे पहले कुछ कॉमन बातें। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, इट इज अ लेविस एसिड, इट इज अ लेविस एसिड। ये कैसा एसिड है सर, लेविस एसिड है। व्हाट इज लेविस एसिड, तो लेविस एसिड की बात मैं आपको बता देता हूं। वैसे आप आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत विस्तृत रूप से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ एसिड बेस थ्योरी वहां पे पढ़ोगे, पर लेविस एसिड की बात करें, ऑर्गेनिक में भी थोड़ी बहुत इसकी चर्चा हुई होगी। लेविस एसिड की बात करें तो वाटर लेविस एसिड, तो
लिविस एसिड ऐसे स्पीसीज होते हैं विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड लिविस एसिड। अब बोरिक एसिड के साथ क्या है, बोरोन। बोरोन में क्या है सर, वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल वैकेंसी है और साथ में इसका ऑक्टेट भी पूरा नहीं है, तो ये किसी भी लिविस बेस से आराम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है सर, तो इट इज अ लिविस एसिड, इट इज अ लिविस एसिड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। लिविस एसिड है, पहली बात क्या है सर, लिविस एसिड है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ मोनोबेसिक एसिड, इट इज अ मोनोबेसिक एसिड। ये कैसा एसिड है सर, मोनोबेसिक। मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या है, 1H प्लस, एक H प्लस देता है सर, एक ही आयनाइजेबल H प्लस है इसके पास, दैट इज मोनोबेसिक। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट हो गया, इट इज अ लिविस एसिड, इट इज अ मोनोबेसिक एसिड। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट पे आप लिखिएगा, इट इज नॉट H प्लस डोनर। ये H प्लस डोनर नहीं है, रादर इट एक्सेप्ट्स OH माइनस। ये OH माइनस एक्सेप्टर है सर। मान लो पानी है, पानी से OH माइनस ले लिया तो क्या बचा, H प्लस। तो H प्लस किसका मिला, पानी का मिला सर, एसिड का H प्लस नहीं मिला, तो इस वजह से ये एसिडिक है। पर क्योंकि ये पानी से ये काम करवाता है तो एसिड तो इसी को बोलेंगे। और आखिरी पॉइंट है, इतनी सारी बातों सुन के तुम्हें क्या लगता है, इट इज अ वीक एसिड, इट इज अ वीक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। और वीक एसिड है तो वीक एसिड के लिए मैं एक चीज लिख देता हूं जो आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, इसके लिए pKa वैल्यू होती है जो कि 9.25 की होती है सर। इसकी pKa वैल्यू होती है, pKa क्या होती है, सब इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, बस अभी लिख लो सर, बस अभी लिख लो। अब ये क्यों दे रखा है सर, क्यों बता दिया। नॉर्मली क्या होता है, देखो सुनिएगा ध्यान से, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप सीरीज से चैप्टर पढ़े, स्कूल में जैसे पढ़ाते हैं नॉर्मली सीरीज से चैप्टर पढ़े, तो बोरिक एसिड या बोरोन फैमिली रेडॉक्स के और आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद आता है। पर आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत वास्ट चैप्टर है तो आखिरी में रखा गया यहाँ पे, है ना। बट आप जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाना पीके क्या है, और जिस दिन पीके तुम्हें सर ने पढ़ाया उस दिन एक बार पीछे पलट के देख लेना इसका क्या मतलब है ना, तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये बात हो गई बोरिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज की, ये बात हो गई बोरिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज की। अपीयरेंस तो आपको मैंने इसको बता ही दिया है, अपीयरेंस बता दिया है, बोलो हाँ या ना, अपीयरेंस बता दिया है सर, यस और नो, यस सर। चलिए एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। आइए क्वेश्चंस करते हैं, आइए क्वेश्चंस करते हैं सर, क्वेश्चंस के हेल्प से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, नॉर्मली मैं किसी बैच में पढ़ाऊंगा उस सब बैच में ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जो मैं पूछता ही हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए। 4 रिएक्शंस में दे रहा हूं, चारों के प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। सबसे पहला H3BO3 की रिएक्शन करवाई पानी के साथ, क्या बनेगा। दूसरा HCl की रिएक्शन करवाई पानी के साथ, क्या बनेगा। तीसरा H3BO3 की रिएक्शन करवाई किसके साथ सर, H नहीं D2O के साथ, किसके साथ सर, D2O के साथ, ड्यूटीरियम डाइऑक्साइड के साथ, क्या बनेगा। और आखिरी H3BO3 की रिएक्शन करवाई, H3BO3 की रिएक्शन करवाई या सॉरी HCl की रिएक्शन करवाई D2O के साथ, क्या बनेगा। ये 4 प्रोडक्ट अगर आपने खुद से बना दिया, ये 4 प्रोडक्ट अगर आपने खुद से बना दिया तो इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है कि आपको ये समझ आ गया है, आपको इसकी मोनोबेसिसिटी और ये सारी बातें समझ आ गई है, आपके दिमाग में सब घुस चुका है सर। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक बार आप क्या करेंगे, आप पॉज करके प्रोडक्ट लिख लो फटाफट, फिर देखो कि मैंने कितने सही किए हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जैसे पहला क्वेश्चन है ना, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दें अपने आंसर, उसके बाद इसको देखें आगे, फिर गलत हुआ या सही हुआ इसको एनालाइज करें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बोरिक एसिड में जब पानी डालेंगे तो अभी आपको पता है ये क्या बना के देगा सर, ये आपको बना के देगा BOH होल 4 के ऊपर -1 और साथ में H प्लस।
ये H प्लस अगर ऐसे ना लिखे तो ये H प्लस आप ऐसे लिख सकते हो H3O प्लस, H3O प्लस। बस इतना याद रखना, ये जो H प्लस आया है वो पानी से आया है। HCl वाले केस में बात करें तो HCl वाले केस में आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो, आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो H प्लस H2O, मतलब H2O इसको घेरेगा, या H प्लस एक्वस लिख दूं, या ऐसे लिख लो H3O प्लस, है ना। पर आप समझ जाना, मैं जो कहना चाहता हूं ना वो अगर आप समझ रहे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और साथ में Cl नेगेटिव। अब यहां पे जो H प्लस आया है ना सर, यहां पे H प्लस की बात कर रहा हूं, H3 की बात नहीं कर रहा। 2 हाइड्रोजन तो पानी से आया, H2O तो पानी से आया, जो एक एक्स्ट्रा H प्लस है वो इसमें यहां से आया है सर, HCl से। वो इसमें कहां से आया, HCl से आया सर। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी बोरिक एसिड के साथ ड्यूटीरियम डाइऑक्साइड, ड्यूटीरियम की, हैवी वाटर की, है ना। ड्यूटीरियम की अगर हम बात करें, मतलब ड्यूटीरियम तो नहीं, हैवी वाटर की अगर हम बात करें तो हैवी वाटर के पास भी पानी जैसी ही प्रॉपर्टीज है सब कुछ लगभग। तो ये टूट के क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा D प्लस, दूसरा बनाएगा OD माइनस। OD माइनस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि ये लेविस बेस की तरह है, O नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास, डोनेट कर देगा, और ये आपको बन के मिलेगा। देखिए देखो, बोरिक एसिड को BOH होल थ्राइस तो लिख ही सकते हैं, अब एक OD माइनस भी आ गया इसमें, तो ये पूरा का पूरा बन गया इस तरीके से, और इस पे -1, और साथ में D प्लस जो है वो अकेला घूमेगा, तो साथ में D प्लस जो है D2O के साथ मिलकर D3O प्लस बनाएगा, मतलब ये ड्यूटीरियम यहां से आया। आखिरी वाले रिएक्शन की बात करें तो आखिरी वाले रिएक्शन में क्या होगा सर, H प्लस तो इसी का टूटेगा, तो ये आपको बना के देगा HD2O प्लस, क्योंकि अब हाइड्रेट तो पानी नहीं करेगा, हैवी वाटर करेगा सर, हैवी वाटर इसको तोड़ रहा है, तो ये इसको हाइड्रेट करेगा इतना प्लस, और साथ में Cl माइनस। तो आप कहेंगे कि सर देखो यहां से H प्लस अभी 20 से आया, तो आप देख रहे हो HCl के केस में H प्लस केवल यहां से आ रहा है, और बोरिक एसिड के केस में कोई सा भी एग्जांपल लिया, H प्लस हो D प्लस हो, वो सॉल्वेंट का आ रहा है सर। वो किसका आ रहा है, सॉल्वेंट का आ रहा है या वाटर का आ रहा है। तो इसी के लिए हम कहते हैं कि बोरिक एसिड जो है ये H प्लस डोनर, H प्लस को डोनेट नहीं करता, बल्कि ये OH माइनस या ऐसे किसी लेविस बेस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और उसका H प्लस बाहर निकाल देता है सर। ये है इसका बेसिक फंडा, ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे आते हैं नेक्स्ट, अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे चले, एक सवाल और, अगले पेज पे चले हम, एक सवाल और करते हैं। एक सवाल जो जेईई एडवांस में पूछा जाता है, एक सवाल जो जेईई एडवांस में पूछा जाता है, वैसे मैं फिर कहूंगा कि जब आपको ऐसे आपने टाइट्रेशन कर रखा है, हाँ टाइट्रेशन कर रखा है, फिर दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। H3BO3 can be titrated, है ना, in presence of ऑप्शंस है, पहला एनी डाइऑल, दूसरा इथेनॉल, तीसरा सिस 1,2 डाइऑल, और चौथा ट्रांस 1,2 डाइऑल। तो सीधा सरल सवाल यह है आपसे कि भैया बोरिक एसिड का टाइट्रेशन हम किसके प्रेजेंस में कर सकते हैं। टाइट्रेशन आपने रेडॉक्स में पढ़ा होगा, रेडॉक्स में टाइट्रेशन में आपने, ये वीक एसिड है, वीक एसिड का जब आप टाइट्रेशन कराने जाओगे, वीक एसिड का जब आप टाइट्रेशन करने जाओगे तो बेसिकली क्या होगा सर, देखिए पहले तो ये इक्विलिब्रियम पे आएगा। सर ने वहां पे आपको वीक एसिड्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई होंगी, अगर हल्की फुल्की नहीं बताई है तो अगेन मैं कह रहा हूं कि ये वाला सवाल अभी आप अपने दिमाग में रखना, जब आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया जाए तो इसको जरूर एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेना, वापस आके इस पोर्शन को जरूर देख लेना। तो यह है आयनिक इक्विलिब्रियम का मिला जुला कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि बात यह है कि आयनिक इक्विलिब्रियम आप बाद में पढ़ोगे, और तब तक ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका रहेगा, तो मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि नहीं आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं है ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पे हम बात किसकी कर रहे थे सर, यहां पे हम बात कर रहे थे बोरिक एसिड की। तो H3BO3
H3BO3 की अगर हम बात करें, इसकी रिएक्शन इसको जब आपने मान लो पानी में ही छोड़ा, अभी टाइट्रेट नहीं कर रहे, पानी में छोड़ा, तो इट इज अ वीक एसिड। वीक एसिड हमेशा इक्विलिब्रियम पे टूटता है। अब आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम क्या होता है, भूल जाओ अभी। इक्विलिब्रियम पे टूटता है और टूट के ये बनता है BOH होल 4- और साथ में H+। अब इस H+ का टाइट्रेशन होता है। टाइट्रेशन बेसिकली किसका होता है सर, इस H+ का टाइट्रेशन होता है। और ये दोनों तरफ एरो लगाने का मतलब है ई दोनों रिएक्ट करके ई बना रहा है, ई दोनों रिएक्ट करके वापस ये बना रहा है। मतलब आगे भी जा रही रिएक्शन, पीछे भी आ रही है, आगे भी जा रही है, पीछे भी आ रही है, आगे भी जा रही है, पीछे भी आ रही है। ये है इस एरो का कॉन्सेप्ट। अब इसमें होता क्या है, हमें H+ ज्यादा से ज्यादा चाहिए। हमें H+ जितना ज्यादा मिलेगा, जितना ज्यादा मिलेगा, टाइट्रेशन करना हमारे लिए उतना इजी। हमें H+ जितना ज्यादा मिलेगा, टाइट्रेशन करना हमारे लिए उतना इजी। और क्योंकि टाइट्रेशन करना हमारे लिए जितना इजी हो जाएगा, टाइट्रेशन करना हमारे लिए जितना इजी हो जाएगा, टाइट्रेशन करना हमारे लिए जितना इजी हो जाएगा सर, है ना, टाइट्रेशन करना हमारे लिए जितना इजी हो जाएगा, उतना आसानी से प्रोडक्ट मिलेगा। वीक एसिड के कारण इसमें है ना एक एंड पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है। अगेन एंड पॉइंट का कॉन्सेप्ट आप इक्विलिब्रियम पे पढ़ोगे तो एंड पॉइंट अच्छे से नहीं मिलेगा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसके टाइट्रेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए वी यूज, मैं आपको अभी आंसर बता देता हूं, वी यूज cis-1,2 डाइऑल। हम क्या यूज करते हैं सर, cis-1,2 डाइऑल। मैं ये मान के चल रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग 11th 12th मतलब 12th के भी देख रहे होंगे इसको, बहुत सारे लोग पास आउट वाले भी देख रहे होंगे, उनको इक्विलिब्रियम का आइडिया होगा। हाँ, जो एकदम 11th के बच्चे उन्होंने भी थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, और जब पढ़ोगे तो देख जरूर लेना, मैं समझा रहा हूं क्या। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन, मैं ये मान रहा हूं कि आपको रिवर्सिबल रिएक्शन पता है, और अगर नहीं पता तो घबराने का नहीं। आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब जो केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो इस वाले पार्ट को एक बार फिर से देख लेना बस। तो मैं ये कह रहा हूं सर कि अगर हम ये रिवर्सिबल रिएक्शन पे आए तो आपको पता रिवर्सिबल रिएक्शन होते रहेगी जब तक ये H+ इसको पहचानता रहेगा, तब तक रिएक्शन रिवर्स भी जाएगी। हमें फॉरवर्ड रिएक्शन करवाना है। फॉरवर्ड रिएक्शन करवाने का एक तरीका क्या है, देखो ये जो बोरेक्स, ये जो आयन है ना, टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेन या बोरोन, ये कंपाउंड है, ये वाला इस पूरे पे है -1। इसके साथ हम क्या करते हैं, कोई cis-1,2 डाइऑल लेके आते हैं। सिस का मतलब आपको पता, डाइऑल का मतलब पता, 1,2 मतलब इमीडिएट कार्बन पे। जैसे मान लो CH2OH लेके आ गया मैं, और इधर से CH2OH लेके आ गया। ये यहां से क्या करता है सर, यहां से ये पानी निकालेगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और जैसे ही इन दोनों जगह से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, आपके पास एक नया ये वाला कंपाउंड, नया कंपाउंड बन जाएगा। और ये नया कंपाउंड कैसा दिखेगा सर, तो बोरोन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर CH2, नीचे CH2, इधर एक ऑक्सीजन, इधर बोरोन, ये ऐसे कोऑर्डिनेट ही करवा लो, और इधर OH, इधर OH, और इस पे -1 चार्ज रहेगा। अब जब इस जब ये H+ इसको खोजने आएगा कि अरे भैया BOH होल 4- कहां है, चलो वापस उधर चलेंगे, तो ये इसको मिलेगा ही नहीं। ये तो कोई दूसरी चीज लगेगी ना, H+ इसको पहचान ही नहीं पाएगा। नहीं पहचानने के कारण रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी तो इट विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बन जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा cis-1,2 डाइऑल। ये सवाल JEE एडवांस में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, बहुत पहले पूछा जा चुका है, तो कभी भी फिर से आ सकता है सर। तो याद रखिएगा, बोरिक एसिड का टाइट्रेशन हम cis-1,2 डाइऑल में करते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक वीक एसिड है। cis-1,2 डाइऑल में ये रिवर्सिबल रिएक्शन वाला पंगा चला जाता है। और सुनिएगा, cis-1,2 डाइऑल के कुछ एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो कुछ एग्जाम्पल है, ग्लूकोज है ना, फ्रक्टोज और मैनिटोज, ये कुछ एग्जाम्पल है सर, ये अपने दिमाग में रखना, ये अपने दिमाग। ऐसे डरना मत कि अरे सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, हम तो 11वीं वाले बर्बाद कर दिया हमें सर, ये कर दिया। कोई बर्बाद नहीं किया तुम्हें बर्बाद तब करता जब इसको स्किप कर देता, ये बोल के कि आयनिक इक्विलिब्रियम तुमने पढ़ा नहीं है तो अब इसको क्या समझोगे। मैंने तो समझा दिया सर, जब तुम आयनिक, हाँ तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि जब तुम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लो तो वापस आओ एक बार, इसको देखना। आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ लेना तभी आना, ऐसे नहीं बीच बीच में आगे देख रहे हैं हुआ क्या, आओ चेक करते हैं, है ना।
चलिए ये बात आपके समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? ये बात आपके समझ में आ गई होगी सर, बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए अब एक चीज और बता देता हूं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड, और उसके बाद हम बोरेक्स पे चलेंगे। लिखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड। हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के हीटिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें, बोरिक एसिड के हीटिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम लेते हैं H3BO3। H3BO3 को हम हीट करते हैं, H3BO3 को हम हीट करते हैं किस पे? 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, है ना? जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और सिंपल अलजेब्रा लगा के H2O निकाल दो सर। यहां से सिंपल अलजेब्रा लगा के H2O निकाल दो, ये H3BO3 होगा, है ना? सिंपल अलजेब्रा लगा के H3BO3 यहां से बाहर निकाल दो, तो ये आपको बना के देगा HBO2। ये आपको बना के देगा HBO2। इसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। एक बोरिक एसिड था, एक मेटाबोरिक एसिड था, इसको फर्दर हीट किया 140 डिग्री सेल्सियस पे, इसको फर्दर हीट किया 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो 4 मेटाबोरिक एसिड एक साथ आएंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो 4 एसिड्स आएंगे एक साथ और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, माइनस H2O, एक H2O। तो ये आपको क्या बना के देगा सर? ये आपको बना के देगा H2B4O7। इसको हम बोलते हैं टेट्राबोरिक एसिड। टेट्रा मतलब 4, टेट्राबोरिक एसिड। अब टेट्राबोरिक एसिड पे भी आपका मन दिल है कि मानता नहीं, तो आप क्या करोगे? और हीटिंग करते जाओ। तो टेट्राबोरिक एसिड को आप रेड हॉट करके हीट करो, मतलब रेड हॉट होने तक हीट करो, रेड हॉट होने तक हीट करो। तो ये आपको क्या बना के देगा? तो ये आपको क्या बना के देगा? तो आप बोलेंगे सर टेट्राबोरिक एसिड को जब हम रेड हॉट करने तक हीट करेंगे तो ये आपको B2O3 बना के देगा। B2O3 इज बोरोन ऑक्साइड, बोरोन का ट्राइऑक्साइड इसको बोल देते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है सिस्क्वी ऑक्साइड। सिस्क्वी शब्द का सीधा मतलब है डेढ़। सिस्क्वी शब्द का मतलब क्या है? डेढ़, और डेढ़ का मतलब आप सभी को पता है 1.5। ठीक है, 1.5 का मतलब क्या है? एक बोरोन पे 1.5 ऑक्सीजन है, 2 बोरोन पे 3 ऑक्सीजन, एक बोरोन पे 1.5 ऑक्सीजन। ऐसा और कौन कौन सा ऑक्साइड है जो सिस्क्वी है? तो आप कह सकते हो सर देखो Cr2O3, ये भी सिस्क्वी ऑक्साइड है। सर Fe2O3, ये भी सिस्क्वी ऑक्साइड है। सर Al2O3, ये भी सिस्क्वी ऑक्साइड है। तो ये सभी सिस्क्वी ऑक्साइड्स की कैटेगरी में है, ये सभी सिस्क्वी ऑक्साइड की कैटेगरी में है। क्लियर है बात? यहां तक कॉपी कर लो इसको। इसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, दैट इज बोरेक्स, केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स। चलिए आगे बढ़े, पक्की बात? देखिए, लिखिए अपने कॉपी पे आगे केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स। अपनी कॉपी पे लिखिए केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स। बोरिक एसिड खूब पढ़ लिया, उसके बाद लिखिए केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स की केमिस्ट्री। बोरेक्स का फॉर्मूला, पहले बोरेक्स को बोलते क्या क्या है? तो बोरेक्स को बोलते हैं भैया, एक तो सुहागा, वो सोने पे सुहागा वाला सुना है, सोने पे सुहागा वैसा। एक बोलते हैं टिंकल, ट्विंकल नहीं टिंकल, हाँ पता चला, हाँ सर ट्विंकल, पड़ोस में हमरे रहती है। ट्विंकल नहीं सर, टिंकल। ठीक है, टिंकल। तो इसकी बात करें तो ये 3 नाम हो गए इसके, बोरेक्स, सुहागा, टिंकल। फॉर्मूला क्या होता है सर? तो इसका फॉर्मूला जो है, वो होता है, फॉर्मूला जो है वो होता है Na2B4O7.10H2O। Na2B4O7.10H2O, ये है इसका फॉर्मूला, ये है इसका फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट सर, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? तो सुनना, आप सबसे पहले बोरोन की बर्फी बना लो। बर्फी मतलब वो काजू कतली वाला शेप होता है ना, तो उस शेप में बोरोन को रख लो। देखो, अब इनके बीच में सीधी लाइन जोड़ूंगा तो काजू कतली बन जाएगी। उसके बाद हर 2 बोरोन के बीच में एक ऑक्सीजन लगा दो। फिर कोई 2 एडजेसेंट बोरोन को, कोई 2 भी आमने सामने वाले बोरोन को, आमने सामने वाले किसी 2 के बीच में से एक ये वाला बॉन्ड और बना दो।
उसके बाद हर बोरोन पे एक OH लगा दो। ये हो गया बोरेक्स का स्ट्रक्चर, ये हो गया बोरेक्स। अब इसमें ध्यान ये दीजिएगा, इसमें ध्यान ये दीजिएगा कि सर ये जो दो बोरोन है जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये जो दो बोरोन है जिनको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, और ये जो दो बोरोन है जिनको मैं हैश मार्क कर रहा हूं, ये दोनों की प्रॉपर्टी अलग है सर। इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज अलग है। दोनों की प्रॉपर्टीज कैसे अलग है सर? दोनों की प्रॉपर्टीज कैसे अलग है? तो आप देखोगे कि आप बोलोगे सर ये दोनों बोरोन जो है ना ये एक जैसा है दिखने में, ये दोनों बोरोन जो है ना सर ये अलग अलग है। मतलब ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे। बॉन्ड देख लो, ये 3 बॉन्ड बना रहा, 3 बॉन्ड बना रहा, और ये ऊपर वाले नीचे वाले 4 बॉन्ड बना रहे। तो मैं कहूंगा सर देखो जो हैश वाला बोरोन है ना इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हैश वाले बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और ये जो स्टार मार्क्ड बोरोन है ना, ये जो स्टार मार्क्ड बोरोन है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। तो दो टाइप के बोरोन हो गए यहाँ पे, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब ये और ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। मैं एक बार साइड हो जाता हूं, इसको कॉपी कर लें बोरोन का स्ट्रक्चर। बोलिए, आगे बढ़ा जाए, बताइए। फिर एक सवाल आता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। फिर एक सवाल आता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स कैसा होता है? ये सवाल कहाँ पूछा जाता है सर? जेईई मेंस में तो अभी तक नहीं आया है, कभी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। हाँ, ये सवाल ज्यादा पूछा जाता है जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे चले जाओ। कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे? एनडीए वगैरह वाले ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे चले जाओ, उनमें खूब पूछते हैं सर, उनमें खूब पूछते हैं। तो सवाल क्या है सर? सवाल है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। तो बोरेक्स को आप जैसे ही पानी में डालते हो, बोरेक्स का फॉर्मूला फिर से लिखता हूं, क्या सर? Na2B4O7.10H2O। इसमें जैसे ही आप पानी में डिसॉल्व करते हो, घोलते हो पानी में, इसको जैसे ही आप पानी में घोलते हो, ये आपको बना के देता है बोरिक एसिड H3BO3। और H3BO3 कितना होगा? 4 बनेगा क्योंकि बोरोन बैलेंस करेंगे। और साथ में ये आपको बना के देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बोरिक एसिड की बात करें तो बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है, मान लो एक वीक राजा एक स्ट्रॉन्ग राजा जब मिलेगा, तो उन दोनों के लीडर कौन होगा सर? स्ट्रॉन्ग राजा उनका लीडर होगा। उन दोनों के, उन पूरे ग्रुप का, उस पूरे ग्रुप का लीडर कौन होगा? तो स्ट्रॉन्ग। तो आप बोलोगे सर ये जीत जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होगी वह बेसिक नेचर की होगी सर, बेसिक इन नेचर होता है, ध्यान रखिएगा। बोरेक्स की जो प्रॉपर्टी होती है, एक्वस सॉल्यूशन में बोरेक्स का सॉल्यूशन तैयार किया तो वो कैसा होगा? वो अल्कलाइन नेचर का होगा, वो बेसिक नेचर का होगा सर। आगे बढ़े क्या? चलिए, तो यही हो गया बोरेक्स। वैसे बोरेक्स के साथ और भी बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं, जैसे बोरेक्स बीड टेस्ट वगैरह की बात की जाती है, बोरेक्स बीड टेस्ट और ये सब, पर ये 11th में नहीं पढ़ते हैं, ये 11th में हम नहीं पढ़ते। इन सब चीजों को हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ते हैं सर। तो इसको मैं यहीं पे फिर आगे छोड़ रहा हूं। इसके बाद अब हम जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, देखिए मैं आपको बोरेक्स दिखा देता हूं कैसा होता है। देखो बोरेक्स मैं आपको दिखा देता हूं, मैं पिक लेके आया हूं बोरेक्स की। कुछ इस तरीके से दिखता है सर, इस तरीके से बोरेक्स दिखता है। इसका इस्तेमाल कौन करता है? इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं सर ज्वेलरी आर्टिजन्स, है ना, जो सोनार की दुकान पे, सोने की दुकान पे, ज्वेलरी शॉप पे आगे बैठ के ना कुछ कारीगरी करते रहते हैं ना, वो इनका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तभी बोलते हैं सोने पे सुहागा। इट हेल्प्स इन मेल्टिंग डाउन ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं सर। तो ये बात हो गई बोरेक्स की, है ना। बाकी बोरेक्स बीड टेस्ट वगैरह आपको बाद में बताया जाएगा। बोरेक्स बीड टेस्ट एंड ऑल ये सब पार्ट है किसका सर? एनालिटिकल केमिस्ट्री का। ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है जो आपको 12वीं क्लास में पढ़ना होता है। आगे आते हैं सर। इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो अपना अगला कंपाउंड है, दैट इज डाइबोरेन, है ना। तो लिखिए आप अपनी कॉपी पे केमिस्ट्री ऑफ B2H6, अपनी कॉपी पे लिखिए केमिस्ट्री ऑफ B2H6। B2H6 की केमिस्ट्री का मतलब वी विल बी स्टडिंग केमिस्ट्री ऑफ डाइबोरेन। और जब भी हम कभी किसी की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब भी हम कभी किसी की
केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहले हम एमओपी पढ़ेंगे, सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। एमओपी की बात करें तो एमओपी दो टाइप की हो सकती है। कुछ एमओपीज होती है जो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है, कुछ एमओपीज होती है जो लैब मेथड होती है। मतलब आप लैब में इस तरीके से बनाओ। देखो, लैब में किसी भी चीज को बनाना और इंडस्ट्री में किसी भी चीज को बनाने में मेन अंतर जो होता है ना, वो मकसद का फर्क है सर। जब आप लैब में किसी भी चीज को बना के दिखाना चाहते हो तो बेसिकली स्टूडेंट वाले एनवायरनमेंट में ये काम होता है। तो वहां पे चीजें जो है ना महंगी हो सकती है, क्योंकि लैब में आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो बनाओगे नहीं, थोड़ा सा बना के सभी लोगों को दिखाओगे। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में बनाते हो तो खेल एकदम पलट जाता है। अब आपको ज्यादा क्वांटिटी में सस्ते में बनाना है, ज्यादा क्वांटिटी में सस्ते में बनाना है। तो इसी के लिए सबसे पहला मेथड जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज इंडस्ट्रियल एमओपी। दैट इज इंडस्ट्रियल एमओपी। इसका इंडस्ट्रियल मेथड क्या है सर? इंडस्ट्रियल मेथड क्या है? तो बहुत सिंपल है सर। इंडस्ट्रियल मेथड इसको बनाने का बहुत ही ज्यादा सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे सर? हम बोरोन का एक फेमस कंपाउंड दैट इज BF3 को ले लेंगे, बैक बॉन्डिंग में पढ़ा था इसको खूब। इसकी रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, LiAlH4 से। LiAlH4 के साथ ये रिएक्ट करके, देखो LiAlH4 की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक में आपको सर ने बताया होगा कि इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्यों करता है? क्योंकि इस प्रजाति के पास H- आयन है। तो कभी भी ये आपको दिखे ना तो आप क्या करना, अनायन खोजना या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट खोजना और उसको रिप्लेस कर देना हाइड्रोजन से। तो सिंपल, यहां हाइड्रोजन से इसको रिप्लेस करेंगे तो पहले तो ये BH3 बनाएगा। आपको पता है BH3 खुद ही स्टेबल नहीं है, तो वो अपने आप ही डाइबोरेन बना लेगा। तो इट विल फॉर्म B2H6, साथ में बनेगा लिथियम फ्लोराइड, साथ में बनेगा एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो मैंने रटा नहीं, मैंने ये समझा कि सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम है H- देना। H- देगा तो कोई माइनस चार्ज वाले को अलग करेगा, तो H- इधर से गया। BF3 में फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ऐसे होता नहीं है क्योंकि आयनिक कंपाउंड नहीं है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से समझ सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूट करता है सर। इसको समझ में आ गई बात? तो ये है इसका MOP इंडस्ट्रियल। याद रखना, कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम लेते हैं ना तो इसको ईथर में लिया जाता है सर। कभी भी LiAlH4 को अगर पानी के साथ रख दिया तो ये पानी का OH- और इसका H- और पानी का H+, ये आपस में कंबाइन करके H2O बना लेंगे सर। तो ये फिर हमारे लिए माथा फोड़ी की बात, ठीक है। तो इसको ईथर वाले मीडियम में रखते हैं। ये था इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम बी पे आते हैं सर, लैब मेथड पे। हम बी पे आते हैं सर, दैट इज लैब मेथड। लैबोरेटरी मेथड की बात कर लेते हैं। लैबोरेटरी मेथड में हम कैसे कैसे इसको बनाते हैं, लैबोरेटरी मेथड में हम कैसे कैसे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है NaBH4 को लेते हैं। ऑर्गेनिक में आपने इसको भी देखा होगा या आप इसको भी देखोगे। NaBH4 की रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं सर? देखो, यहां पे बोरोन है, हाइड्रोजन है, यहां पे बोरोन है और हाइड्रोजन है। बेसिकली हमें यहां से क्या निकालना है? यहां से सोडियम को निकालना है। तो इसकी रिएक्शन हम आयोडीन के साथ करा देते हैं। आयोडीन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये सोडियम आयोडाइड बनाता है, साथ में ये BH3 आ जाता है। तो ये BH3 आपको बना के देगा B2H6 और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है सर। तो ये एक टेक्निक हो गई, ये एक टेक्निक हो गई सर। बोलिए, बात समझ में आई, हां या ना? दूसरी टेक्निक क्या है कि आप BF3 की रिएक्शन करवा दो किसी मेटल हाइड्राइड के साथ। मेटल हाइड्राइड H- डोनर है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था उसी तरीके से मेटल हाइड्राइड मतलब आयनिक हाइड्राइड मतलब सलाइन हाइड्राइड। तो मान लो मैंने सोडियम हाइड्राइड ले लिया, सोडियम हाइड्राइड में H- है, इसमें H+ है, यहां पे H- अटैक करेगा, ये आपको क्या बना के देगा? ये आपको NaF प्लस B2H6 बना के देगा। ये आपको NaF प्लस B2H6 बना के देगा सर। ये हो गई इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये हो गया इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। याद रखना, यहां पे क्या ध्यान रखना है सर? मेटल हाइड्राइड ले सकते हैं। और कौन सा मेटल हाइड्राइड? तो मैं ऐसे लिख देता हूं, सलाइन हाइड्राइड लिख देता हूं। सलाइन हाइड्राइड के बारे में आपको सर ने बता रखा है, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, जिसके पास एक कटायन होगा और एक अनायन होगा, जिसके पास एक कटायन होगा, एक अनायन होगा। फिर हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6 पे। फटाफट लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6। प्रॉपर्टीज ऑफ
B2H6। अगर B2H6 की प्रॉपर्टी की हम चर्चा करें तो 2-3 पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। अगर B2H6 की प्रॉपर्टी को चर्चा करें तो 2-3 पॉइंट आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात अगर हम करें तो ये कैसा होता है सर, B2H6 इज कलरलेस, हाईली रिएक्टिव गैस। कलरलेस होता है और हाईली रिएक्टिव गैस होता है सर, हाईली रिएक्टिव। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 183 केल्विन है सर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं ना, हाईली रिएक्टिव है सर। फिर अगर हम बात करें एयर में, इट एक्सप्लोड्स इन एयर, इट एक्सप्लोड्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में एक्सप्लोड कर जाता है सर। दैट इज B2H6 की रिएक्शन जब आप एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ कराओगे, एयर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन है ना, एयर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा, ये B2O3 बना के देगा और साथ में H2O बना के देगा सर। इस रिएक्शन की एंथैल्पी अभी आपने वैसे पढ़ा नहीं है पर मैं बता देता हूं, एनर्जी रिलीज जो होती है उसको एंथैल्पी बोलते हैं। इस रिएक्शन की एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होती है। हाईली नेगेटिव मतलब, नेगेटिव का मतलब बहुत सारी एनर्जी ये हमें बाहर निकाल के देता है। अगला ही चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, बहुत अच्छे से एंथैल्पी समझोगे, सर समझाएंगे ही। तो ये हमें बहुत सारी एनर्जी बाहर निकाल के देता है सर, बहुत सारी एनर्जी बाहर निकाल के देता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं सर। इतने हाई लेवल की एनर्जी का, इतनी ज्यादा एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं। अगर आप बात करो इसके एंथैल्पी की, तो इसकी एंथैल्पी जो है, इसकी एंथैल्पी चेंज दो जगह दो चीज मिलेगी सर आपको। कुछ बुक्स इसकी एंथैल्पी -2160 किलो जूल पर मोल लिखते हैं, कहीं पे आपको इसकी एंथैल्पी -1900 समथिंग, मैं 70 लिख देता हूं, 60 या 70 ऐसे किलो जूल पर मोल मिलेगा। ये अप्रोक्सीमेट है सर, ये डेटा मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर कुछ बुक्स में ये 21 मिलेगा, कुछ बुक में 19 या 20 मिलेगा, मतलब अलग अलग डेटा मिलता है। ये दो अलग अलग डेटा का सीधा मतलब ये है कि अगर ये लिक्विड स्टेट में है, अगर तो B2H6 को आपने लिक्विड स्टेट में लिया है तो ये वाली एनर्जी निकल जाएगी कम थोड़ी सी। अगर B2H6 ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है तो ये वाली एनर्जी निकलेगी। ठीक है भाई, क्या ये बात क्लियर है? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? आप बोलोगे यस सर, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल क्लियर। आगे बढ़े। अब इतनी ज्यादा एनर्जी अगर कोई रिलीज करके दे रहा है, तो इसका सही से उपयोग तो करोगे। वी विल ट्राई टू यूज इट इन करेक्ट वे। तो हम क्या बोलते हैं सर कि B2H6 इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल के तौर पे। इसको ऐसा नहीं कि केवल इसी को यूज करते हैं, कुछ रॉकेट्स में, है ना, कुछ रॉकेट्स में इसको यूज किया जा रहा है। जैसे आप देखते हो आजकल क्रायोजेनिक इंजन की खूब डिमांड है। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब पता क्या होता है कि फ्यूल जो है आपका सॉलिड स्टेट में होगा। ये आपने कॉपी कर लिया होगा सर। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ B2H6 की। अब हम बात किसकी करेंगे सर? रिएक्शन ऑफ B2H6। तो यहां पे लिखिए रिएक्शन ऑफ B2H6। B2H6 की जब रिएक्शन की बात करेंगे तो आपकी एनसीईआरटी कहती है, एक टर्म यूज करती है, एडक्ट। एडक्ट मतलब जो जुड़ेगा आके B2H6 के साथ। एडक्ट का मतलब है जो जुड़ेगा आके B2H6 के साथ, सिंपल। एडक्ट का फिर मतलब बता देता हूं, बार बार अब मेरे से एडक्ट मत पूछना सर ये तो एनसीईआरटी में एडक्ट लिख रखा है, एडक्ट क्या होता है? अरे एडक्ट का मतलब मेरे भाई सीधा है, जो आके जुड़ेगा वो एडक्ट है सर। वापस आते हैं B2H6 के रिएक्शन की बात करूं तो देखो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जिससे आप थोड़ा सा आइडिया, पेन बदल के देखते हैं। आप चाइनीज पेन यूज करते हैं, मतलब इसका नाम है चाइनीज ब्रश कहते हैं इसको। अगर मैं B2H6 की बात करूं तो B2H6 इज अ लिविस एसिड। मतलब ये एक ऐसी स्पीसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। आपको भी पता इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है सर। दो BH3 मॉलिक्यूल ने बांट तो लिया पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं लेके आया ना। ये बस ऐसे फील कर रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं। जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं, एक आदमी ए, दूसरा आदमी बी। ए ने क्या किया, अपना टिफिन तो लेके आया पर रोटी लाया अपने लिए, सब्जी लाना भूल गया। मान लो ये 4 रोटी खाता तो ये बेचारा 4 रोटी लेके आया। बी घर पे निकल रहा था, लेट हो रहा था ऑफिस के लिए, जल्दबाजी में बी ने रोटी लानी छोड़ दी, एक आदमी भर की सब्जी लेके आ गया।
अब इन दोनों के पास आधा आधा खाना है, ये दोनों अगर सोच भी ले कि हम मिल जाते हैं, तो सब्जी बी के पास, रोटी ए के पास, तो ये खाना तो फिर भी एक आदमी का ही है ना। अगर ये दोनों मिलके खाएंगे तो खाने की कमी तो है ही। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि खाना पूरा हो गया, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है, पर पेट भरने भर का खाना तो नहीं है सर। सब्जी रोटी हो गई, सब्जी रोटी से पेट नहीं भरता है, जितनी सब्जी और जितनी रोटी चाहिए उसके बाद पेट भरता। अब 4 रोटी है मान लो इसके पास, या ये कम खाने वाला आदमी, मेरे जैसा आदमी 2-3 रोटी खाता है, तो 3 रोटी और सब्जी, तो 1.5 रोटी में पेट भरता है नॉर्मल लोगों का? नहीं भरता है सर। तो यही चीज इसके साथ है। आपको देख के आप बोलोगे सर इसने तो क्या कर लिया, इसने तो सर ब्रिज बॉन्डिंग कर ली। पर ब्रिज बॉन्डिंग क्या इसका पहला चॉइस था? नहीं सर। सबसे पहला चॉइस लिविस बेस खोजेगा, उसके बाद भी नहीं मिला तो बैक बॉन्डिंग खोजेगा, उसके बाद भी नहीं मिला तो बोला भैया मरता क्या ना करता, ब्रिज बॉन्डिंग ही करवा लो। तो अब ब्रिज बॉन्डिंग आखिरी ऑप्शन था, पर ये है अभी भी लिविस एसिड। और अगर ये लिविस एसिड है तो ये किसी भी लिविस बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ये किसी भी लिविस बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, रिएक्शन ऑफ B2H6, अच्छे से लिख देता हूं सीधा सीधा, मैं यहां पे लिखता हूं रिएक्शन ऑफ B2H6, रिएक्शन ऑफ B2H6 विथ लिविस बेस विथ LB, LB का मतलब लिविस बेस। याद रखना, इसको एनसीईआरटी एडक्ट कहती है, इसको एनसीईआरटी एडक्ट कहती है। इसको समझाने का बहुत सिंपल तरीका हम मान लेते हैं, इसको समझाने का बहुत ही सिंपल तरीका। सिंपल तरीका कैसे? देखिए सर, हम मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि B2H6 जो है ना, हम ये मान लेते हैं कि B2H6 जो रिएक्ट कर रहा है, हम ये मान लेते हैं B2H6 जो रिएक्ट कर रहा है 2 तरीके से रिएक्ट करेगा। एकदम फंडा समझाऊंगा तुम्हें, और फंडा समझ गए तो फिर तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता सही करने से, सवाल सही करने से। B2H6 की सारी रिएक्शन ऐसे चुटकियों में लिख के दोगे सर, चुटकियों में लिख के दोगे। तो हम क्या बात कर रहे थे? 2 रिएक्शंस होंगी सर इसकी। हम क्या बात कर रहे थे? इनकी 2 रिएक्शंस होगी, एक तो ये और एक ये। ठीक है भैया, बोलो हाँ या ना। अगर हम इस वाले रिएक्शन की बात करें तो इस वाले रिएक्शन को हम नाम देंगे, B2H6 का बॉन्ड टूटेगा, बेसिक सी बात है। B2H6 का बॉन्ड टूटेगा, बेसिक सी बात है। पहले मैं इन दोनों के बीच में है ना एक चीन की दीवार खड़ी कर देता हूं। लेट अस मेक अ चीन की दीवार। इससे क्या होगा? हमें स्पेस प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं यहां पे, हाँ अब ठीक है। तो पहले टाइप से लिविस बेस आएगा, दूसरे बार भी लिविस बेस आएगा। 2 तरीके से ही रिएक्शन होगी, बस जितनी भी रिएक्शन B2H6 की होगी लिविस बेस के साथ वो 2 ही तरीके से होती है। बस अब तुम्हें पहचानना है कि कौन सा लिविस बेस क्या करता है। पहले वाले केस की अगर हम बात करें तो पहले वाले केस में आप लिखोगे, यहां पे हम B2H6 का क्या करवाएंगे? सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज, सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज करवाएंगे सर। सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज को मैं इन शॉर्ट लिखूंगा SBC। तो मैं बार बार सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज नहीं बोलूंगा, मैं SBC बोलूंगा। और इस तरफ हम क्या करवाएंगे सर? इस तरफ हम करवाएंगे अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज। और अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज का मतलब है, यहां पे हम इसको बोलेंगे UBC। क्या बोलेंगे सर? UBC। तो ये हो गया SBC सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज, ये हो गया UBC अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज। 2 बातें हो गई सर। अब स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं कि सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा तो बॉन्ड कहां से टूटेगा, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा तो बॉन्ड कहां से टूटेगा। देखिए, अगर हम बात करेंगे बोरोन, ये दूसरा बोरोन, बोरोन से जुड़ा ये टर्मिनल हाइड्रोजन, ये टर्मिनल हाइड्रोजन, ये टर्मिनल हाइड्रोजन और ये टर्मिनल हाइड्रोजन, बीच में आएगा ब्रिज हाइड्रोजन। बीच में कौन आएगा? ब्रिज हाइड्रोजन। तो ये एक इसका ब्रिज हाइड्रोजन, एक इसका ब्रिज हाइड्रोजन, ये डॉटेड लाइन से ऐसे जुड़े हुए हैं। यही सेम राम कहानी कॉपी इधर कर ले, यही सेम बातें उधर भी चलेंगी सर। बोलिए हाँ या ना। तो इधर भी बना लेते हैं बोरोन, ये दूसरा बोरोन, बोरोन से जुड़ा 1 2 3 और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां ब्रिज पे, एक हाइड्रोजन यहां ब्रिज पे, ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ डॉटेड, ये इधर और ये डॉटेड लाइन से जुड़ा। तो सबसे पहले देखो आपको पता क्या करना है कि सर 2 बातें, कि सर कैसे क्लीवेज होगा, किस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड जैसे टूटेगा उस हिसाब से बन जाएगा। फिर आपको पता करना कि सर कौन किस तरीके से बॉन्ड तोड़ेगा। अब आपको एक बार ये पता चल गया कि कौन सा एडक्ट या कौन सा लिविस बेस किस तरीके से बॉन्ड तोड़ता है, तो अपना काम सर चुटकियों में
पहला बॉन्ड क्लीवेज जो है, पहला बॉन्ड क्लीवेज जो है उसको मैंने क्या बोला, सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज। तो देखिए सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज किस तरीके से होगा। सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज की अगर हम बात करें तो सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज का मतलब है जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों बराबर बराबर की चीजें बनेंगी। दोनों बराबर की चीजों को बनने के लिए ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा। इस तरीके से टूटा तो इधर BH3 इधर BH3, तो हमें BH3 प्रोडक्ट मिला। ये सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज है। अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज की अगर हम बात करें, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एक बोरोन के तरफ से अलग हो जाएगा, मतलब इस बोरोन के तरफ से यहां पे अलग हो गया। तो जब कभी भी B2H6 का देखते जाइएगा सर, ध्यान से मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी B2H6 का SBC होगा, सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो आप बोलोगे सर इधर भी BH3 इधर भी BH3, मतलब 2BH3 बन गया। जब कभी भी B2H6 का अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा तो आप बोलोगे B2H6 से यहां पे बॉन्ड क्लीवेज कैसा है, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज UBC। तो ये क्या बनेगा, एक चीज बनेगी BH2 पॉजिटिव और दूसरी चीज बनेगी BH4 माइनस। तो प्रोडक्ट आपको समझना, BH2 पॉजिटिव कैसे सर, ई बोरोन का, सर इस बोरोन का 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये और एक ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो इस बेचारे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। प्रोडक्ट समझ गए, BH3 बना, BH2 प्लस बना ये। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी किसके किसके पास है, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। इस वाले प्रोडक्ट को मैंने बोला ए, इस वाले प्रोडक्ट को मैंने बोला ए, इस वाले प्रोडक्ट को मैंने बोला बी, इस वाले प्रोडक्ट को मैंने बोला सी। बोलो इलेक्ट्रॉन की कमी किसके किसके पास है। तो आप देखेंगे, आप बोलोगे सर इसका ऑक्टेट पूरा है सर, ये BH3 नहीं BH4 माइनस है, मतलब एक H और आ गया है तो 4 बॉन्ड बना रहा है, और 4 बॉन्ड बनाने का मतलब ये पूरा पूरा 4 बॉन्ड बना रहा है सर, ब्रिज बॉन्ड वाला खेल रही है अब इसके पास। तो इसका तो हो गया है पेट भर, इसका गया है पेट भर, तो इलेक्ट्रॉन की कमी किसके किसके पास है, इसके पास है और इसके पास है। तो ये दोनों A और B प्रोडक्ट ऐसे हैं जो स्टिल लिविस बेस हैं। अब जो प्रोडक्ट बनेगा लिविस बेस के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या होगा, ये आपको बना के देगा BH3। मैं ऐसे लिख देता हूं, एक लिविस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा किसको, BH3 को, इसका फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा सर। लिविस बेस कुछ भी हो सकता है। इस वाले में बात करें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, तो अब केवल यही रिएक्ट करेगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और ये क्या बना लेगा सर, इसको 2 लिविस बेस नीचे 2 लगा देता हूं, 2 लिविस बेस इसको इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेट करेंगे, और या ऐसे लिख देता हूं, देखो इस ये क्या बना के देगा, ये बना के देगा BH2, और BH2 के साथ 2 लिविस बेस लग जाएंगे, 2 लिविस बेस लग जाएंगे, और इसके ऊपर चार्ज प्लस माइनस x होगा। चार्ज डिपेंड करेगा लिविस बेस पे क्या चार्ज है, यहां पे भी चार्ज डिपेंड करेगा लिविस बेस पे क्या चार्ज है। अगर लिविस बेस पे चार्ज है तो उस पे भी चार्ज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई तो फटाफट कॉपी कर लीजिए, मेरे को बताइए यस सर ये बातें मेरे को समझ में आ गई है। फिर हम आगे लिखते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कौन सा लिविस बेस क्या करवाएगा, और मैं आपको समझाता हूं कौन सा लिविस बेस क्या कराएगा। मान लो 2 सेनाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा सर, कॉन्सेप्ट एकदम समझने वाला है। मान लो 2 सेनाएं हैं सर, एक का जो लीडर है बहुत एफिशिएंट है, एक का लीडर जो है बहुत एफिशिएंट है, मतलब उसने बोल दिया भैया यहां जाना है तो यहीं जाना है। जैसे इंडियन आर्मी, मान लो इंडियन आर्मी में अगर ऑफिसर ने कोई कमांड दे दिया, या सीनियर लेवल के ऑफिसर ने कोई कमांड दे दिया, तो अब वो आखिरी बात है। फिर दूसरा है, ऐसे तुम समझ लो गुंडे लोगों का ये फौज, गुंडे लोगों का फौज है। अब गुंडे लोगों फौज में कोई सीनियर नहीं होता, सब सीनियर है, सब अपने आप में सबसे बड़ा गुंडा है। तो उनके साथ क्या अस्त व्यस्त माहौल है, इनके साथ माहौल एकदम फिक्स है, मतलब एक आदमी जिधर चलेगा सब लोग फॉलो करेंगे, देख के आराम से अच्छे से काम करेंगे। तो सर अगर इसका मतलब इनके बीच में, इंडियन आर्मी के फौजियों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, लड़ाकों की बात कर रहा हूं मैं, फाइटर्स की बात कर रहा हूं। फाइटर 2 तरीके के, अच्छे फाइटर जो सोल्जर्स है, और उधर से भी आते हैं बहुत सारे लोग। तो अगर बॉन्डिंग अच्छी है सर, अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो आप सक्सेसफुल हो गए। आप देखते हो उधर से आते हैं बॉर्डर पार से, बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, नहीं सक्सेसफुल होते हैं सर, सिंपल सी बात है। तो इनके बीच बॉन्डिंग अच्छी है, इनके बीच बॉन्डिंग अच्छी है ना, तो एक बार ये जहां जाएंगे सारे लोग वहीं पीछे पीछे जाएंगे, और जब सारे लोग एक ही जगह पे जाएंगे तो इस तरीके का बॉन्ड क्लीवेज होगा। क्यों? मान लो सारे एटम इधर से ही अटैक कर रहे हैं,
तो पीछे पीछे सब आएगा। तो जब एफिशिएंट है, बॉन्डिंग अच्छी है, मतलब मैंने क्या बोला, जब लिविस बेस के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग है, जब लिविस बेस के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो ये वाला काम होगा। और जब लिविस बेस के बीच में बॉन्डिंग वीक है, बॉन्डिंग वीक है तो जिसका मन करेगा वही वाला गांव लूटेगा, जिसका मन करेगा ये गांव लूटेगा, जिसका मन किया इधर गया, जिसका मन किया इधर गया, तो दोनों तरफ से अटैक होगा। और ये स्ट्रैटेजिकली अटैक करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके बंदूक लेके धड़ धड़ धड़, सोच समझ के वेल प्लान तरीके से। समझ में आई? आगे आते हैं सर, अगले पेज पे इसको लेके आते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं और बातें। ये कॉपी कर लिया मैंने, ये वही पेज है सर, ऐसा अभी मिटाऊंगा, आप समझना मत, मिटा रहा हूं मैं। तो मैं ओए ओए ओए, हाँ अब मिटा देते हैं। तो मैं आपको कह रहा था सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज में क्या बना आपने देख लिया, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज में क्या बना आपने देख लिया। प्रोडक्ट में फिर से लिखूंगा, फिर बात करूंगा कौन सा लिविस बेस क्या बनाएगा, फिर आपको बहुत सारा होमवर्क दूंगा करने को, फिर आपको बहुत सारा होमवर्क दूंगा करने को। तो मैं प्रोडक्ट फिर से लिखता हूं सर, B2H6 का जब सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा, SBC होगा, तो ये आपको बना के देगा 2BH3। और B2H6 का जब अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा, B2H6 का जब अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ये आपको बना के देगा एक तो BH2+ और BH4-। सीधी सी बात है, इसका पेट भरा हुआ है सर, तो ये अब आगे कहीं रिएक्ट करेगा नहीं। अब हम बात करते है ना, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट इसके केस में जो बनेगा वो बनेगा कि एक लिविस बेस ने इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट किया है BH3 को, और ये फाइनल प्रोडक्ट है। इसकी बात करें तो BH2 के साथ तो दिक्कत है सर, इसको दो लिविस बेस चाहिए, तो 2 लिविस बेस आके इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेंगे, चार्ज कुछ भी +-x हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन लिविस बेस। फिर आपसे मैंने सवाल पूछा कि सर लिविस बेस कौन कौन सा होगा सर, कौन कौन सा लिविस बेस यहां पे काम करेगा। तो आपको मैंने क्या समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया, ऐसा लिविस बेस जिनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग ना हो। तो लिविस बेस हैविंग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, कुछ ऐसे लिविस बेस जो इस पाले में आएंगे, कुछ ऐसे लिविस बेस जो इस पाले में आएंगे, जैसे कि R3N। ये क्या है, 3 डिग्री अमीन है सर। 3 डिग्री अमीन में एक भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, फिर एक कंपाउंड है जिसका नाम है पाइरिडीन, आपने सुना होगा। फिर एक कंपाउंड है सर, THF, टेट्राहाइड्रोफुरान, ये भी तुमने सुना होगा ऑर्गेनिक में, ये भी तुमने सुना होगा। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा, ये सभी इस पाले में गिरेंगे। और अगर हम बात करें तो एक और लिख लो H- भी इस पाले में आ जाएगा। वही अगर हम बात करें लिविस बेस जो ऐसा काम कर रहे हैं ये वाले, इसके एग्जाम्पल सर, इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर, तो इसके एग्जाम्पल होंगे, या इसमें कौन से लिविस बेस आएंगे, इसमें कौन सा लिविस बेस आएगा जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है इसमें H बॉन्डिंग आ जाए। अगर H बॉन्डिंग आ जाए तो आग बंद करके आप क्या मार देना, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज, क्योंकि एक आदमी जहां सब वहीं उसके पीछे पीछे। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है सर, तो अमीन ले लो, अमीन में सबसे पहले अमोनिया, अमोनिया में H बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल होती है सर। फिर 1 डिग्री अमीन ले लो, RNH2, इसमें भी नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन है तो इसमें भी हो जाएगा। फिर 2 डिग्री अमीन ले लो, R2NH, इसमें भी एक हाइड्रोजन है तो ये भी H बॉन्डिंग कर देगा सर। तो ये कुछ हो गया H बॉन्डिंग करने वाले, इतना सब कुछ बता देने के बाद अब आप प्रोडक्ट तो बना ही सकते हो। इसका प्रोडक्ट मैं आपको एक बारी दिखा देता हूं, दोनों के प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूं कैसे बनेगा। दोनों के प्रोडक्ट एक बारी मैं आपको बना के दिखा देता हूं सर कैसे बनेगा, मैं आपको गारंटी लेता हूं सर, इसको कर लो, कभी B2H6 से कोई रिएक्शन तुम गलत कर ही नहीं सकते। बस लिखना आज घर जाके, 2 बारी लिख लेना आज घर पे, पक्का 2 बारी आज घर पे लिख लेना। कल संडे भी है, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, इतनी दिनों में जितनी बातें पढ़ा दी उसको फिर से एक बार फटाफट पढ़ जाओ, अपने आप सब कुछ बढ़िया हो जाएगा सर। आगे आते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था जब सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा, जब SBC होगा तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। देखो जैसे ये BH3 है ना, तो BH3 में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट होगा, तो आप BH3 इस तरीके से बना लो, बोरोन के साथ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां से लेविस बेस आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा, ये प्रोडक्ट बना। और वहीं जब अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा तो BH2 है, BH2 इस प्रकार से है, इधर से एक लेविस बेस कोऑर्डिनेट करेगा, इधर से एक लेविस बेस, या इधर से कर लो और इधर से कर लो, एक लेविस बेस कोऑर्डिनेट करेगा इस तरीके से। इस पे जो भी चार्ज आएगा प्लस माइनस एक्स वो हो जाएगा, इस पे जो भी चार्ज आएगा प्लस माइनस एक्स वो हो जाएगा। सर बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना? अब सवाल करें, अब सवाल करें कुछ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शंस। तो तुम ध्यान रखना, सबसे पहली चीज तुम्हें जो पहचाननी है, तुम ध्यान रखना, सबसे पहली चीज तुम्हें जो पहचाननी है वो है कि सर यूबीसी या एसबीसी, उसके बाद ही प्रोडक्ट बनाने का। सर तो पहला B2H6 प्लस सोडियम हाइड्राइड क्या बनेगा? अब तुम इसको देख के ना आधे से ज्यादा बच्चे चौंक जाएंगे, बोलेंगे सर इसमें तो कहीं लिविस बेस है ही नहीं, ये तो सॉल्ट दे दिया। गधे हो, गधों वाली बात मत करो सर, ये सॉल्ट तुम्हें नहीं दिख रहा है H माइनस और Na प्लस, रट रहे हो क्या? इसको रटना है ही नहीं सर। H माइनस, अच्छा H माइनस एक लिविस बेस है और लिविस बेस इस पे अटैक करेगा। H माइनस के बीच में आपस में अकेला हाइड्रोजन थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा सताया हुआ हाइड्रोजन करता है सर। तो ये अकेला हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये इस पे सीधा जाके अटैक करेगा। और अटैक कैसा करेगा? तो आप बोलोगे सर 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 यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे इसके बीच में, और जब कोई फोर्स नहीं होता है तो सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज होता है। सर सही कह रहा हूं? और सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, इसका मतलब ये BH3 बन जाएगा, और BH3 में H माइनस ने इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया तो ये कंपाउंड फाइनली BH4 माइनस बनेगा। क्या बनेगा? BH4 माइनस, और एक सोडियम आके इस पे चिपकेगा, एक Na प्लस आके इस पे चिपकेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा NaBH4। जेई एडवांस का सवाल सर, क्वेश्चन फ्रॉम जेई एडवांस। दूसरे सवाल पे चले, दूसरे सवाल पे चले, चलिए सर देखते हैं भैया तुम कितना पानी में हो। B2H6 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बताओ क्या बनेगा? B2H6 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बताओ क्या बनेगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को देखते ही आंखें चमकेंगी, बोलोगे SBC। SBC का मतलब सीधा Na, या Na तो छोड़ दो, Na तो है ही नहीं ना, तो आप बोलोगे सर ये BH3 बनेगा। BH3 को कार्बन मोनोऑक्साइड एक इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा BH3CO। या ऐसे ना लिखो तो ऐसे भी लिख देते हैं सिंपल, कार्बन मोनोऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया और BH3। वैसे कोऑर्डिनेट कार्बन की तरफ से होता है, या ध्यान में रखना कोऑर्डिनेट कार्बन की तरफ से होता है, मैं बता दे रहा हूं। ऐसा लिखा तो तुम कल को ये हल्ला मत करने लगना, अरे गलत पढ़ा दिया, पढ़ के नहीं आए थे सर आप, गलत लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना भैया। तीसरे नंबर पे आते हैं सर। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो B2H6 की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे? तीसरे नंबर की अगर हम बात करें B2H6 की रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करा दो। अमोनिया के साथ तुम्हारे कान तुरंत खड़े हो जाने चाहिए, अच्छा अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज, और अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज होने का मतलब है BH3 में अमोनिया अटैक करेगा, पर किस प्रोडक्ट में? तो एक प्रोडक्ट तो तुरंत बना दोगी, BH4 माइनस तो सर बन के हटा दिया, साइड लाइन कर दिया इसको, BH4 माइनस को साइड लाइन कर दिया, प्लस दूसरा प्रोडक्ट जो है वो BH3 में BH2 प्लस है। अब इस BH2 प्लस में दो NH3 जुड़ने वाला है, NH3 पे खुद ही कोई चार्ज नहीं है, NH3 पे खुद ही कोई चार्ज नहीं है। सर जब NH3 पे खुद कोई चार्ज नहीं है तो जो चार्ज इस पे वही रह जाएगा, मतलब इसका प्रोडक्ट बन जाएगा BH2 NH3 होल ट्वाइस, और ऊपर पे पूरे पे प्लस। सिंपल, सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना? बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना? चलिए अब आपको एक दो सवाल दे दूं होमवर्क के लिए, अब आपको एक दो सवाल दे दूं होमवर्क के लिए, यस और नो? चलिए आपको एक दो सवाल दे देता हूं होमवर्क क्वेश्चंस, आपको एक दो सवाल दे देता हूं होमवर्क क्वेश्चन इसी पे आगे चलते हैं सर। तीसरा था, चौथे पे आते हैं, कमेंट जरूर करना इसको। चौथे पे आते हैं सर। चौथे पे ले लिया मैंने B2H6 प्लस Me2NH, क्या बनेगा? पांचवे पे ले लिया मैंने B2H6 प्लस Me3N। बनाइए इनके प्रोडक्ट, आप होमवर्क में बनाएंगे, इनके प्रोडक्ट्स आप होमवर्क में बनाएंगे। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? यस और नो?
चलिए अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन दिखाने जा रहा हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन दिखाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये तो बात थी पहले टाइप के रिएक्शन की। अगले टाइप का रिएक्शन होता B2H6 का अमोनिया के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो आप लिखिए B2H6 प्लस अमोनिया। B2H6 प्लस अमोनिया को जब रूम टेम्परेचर पे छोड़ोगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं बना के दिखा रहा हूं। देखो, तो आप बोलोगे सर 2 अमोनिया इसमें लग जाएगा, तो ये क्योंकि अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा, यूबीसी होगा, तो BH2 प्लस, तो ये BH2 NH3 होल ट्वाइस, इस पूरे पे चार्ज होगा +1, ठीक है। और इसके साथ यहां पे क्या बनेगा, इसके साथ यहां पे क्या बनेगा, इतना तो हो गया। इसके साथ यहां पे क्या बनेगा, ये तो बात यहां तक क्लियर है। इसके साथ यहां पे क्या बनेगा सर, साथ में BH4 माइनस बनेगा। इसको छोड़ दो सर, इसको लेट गो कर दो अभी के लिए, पर हमेशा लेट गो नहीं, ये बनेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस प्रोडक्ट को अगर मान लो हमने 200 डिग्री सेल्सियस तक और गर्म किया, इस प्रोडक्ट को अगर 200 डिग्री सेल्सियस तक हमने फर्दर हीट करते रहे, मतलब यहां पे तो रिएक्ट हुआ, फिर 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, तो ये आपको बना के देगा B3N3H6 सॉरी, B3N3H6, और इस B3N3H6 को हम कहते हैं बोराजीन। क्या कहते हैं सर, बोराजीन। बोराजीन का एक और नाम है, इसको हम इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को मैं आईओ लिख देता हूं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं सर, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से होगा, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और हर नाइट्रोजन एक बैक बॉन्ड के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, जो कि रोटेट होता रहेगा, कभी इसके साथ कभी इसके साथ, ये घूमता रहेगा सर। पर ये सभी बैक बॉन्ड है, ये सभी बैक बॉन्ड है सर, और सभी बाहर वाले एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन तो अटैच्ड होगा ही, एक एक हाइड्रोजन तो अटैच्ड होगा ही सर। ये बोराजीन का स्ट्रक्चर है, याद रखना। बोराजीन इनऑर्गेनिक बेंजीन जैसे, मतलब बेंजीन जैसा ही है, तो इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, पर ये किसी भी सूरत हाल में बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है, किसी भी सूरत हाल में, गए दिनों में भी ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है सर। इसके बाद अगर हम बात करें, तो बात हो गई इसकी सर। इसके बाद अगर हम बात करें तो और रिएक्शन क्या करवा सकते हैं, अभी इसी को हीट करेंगे सर, अभी रुकने का, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। इसको 700 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर लो, 700 डिग्री सेल्सियस पे इसको आप जैसे ही हीट करोगे, 700 डिग्री सेल्सियस पे इसको आप जैसे ही हीट करोगे, 700 डिग्री सेल्सियस पे इसको आप जैसे ही हीट करोगे सर, ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है ये एक पॉलीमर बनाता है BNX फॉर्म का। दिस इज अ पॉलीमरिक फॉर्म, दिस इज अ पॉलीमर। और ये जो पॉलीमर है ना सर, ये जो पॉलीमर है ना, इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट लाइक होगा। कैसा होगा सर, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है ना सर, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका। और ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इसको हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं, इसके कारण इसको हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोल देते हैं सर। अभी भी मानेंगे नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। फिर इसको और हीट किया सर, इसको 2000 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया सर। 2000 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करने पे ये फॉर्म तो ऐसे ही रहेगा, इसका स्ट्रक्चर तो बदल जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा सर, ये भी पॉलीमरिक फॉर्म में है, ये भी पॉलीमरिक फॉर्म में है, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर डायमंड लाइक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सर, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, डायमंड लाइक। तो इसको हम इनऑर्गेनिक डायमंड कहते हैं, इसको हम इनऑर्गेनिक डायमंड कहते हैं। बोलिए सर, भेजे में बतिया गई कि नहीं गई, बोल हाँ या ना, समझ आया। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल रिएक्शन है सर तीनों। पहले बार क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन करवा दी, 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजीन बना। इस पे फिर हीट किया 700 पे, तो क्या बना सर, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। फिर हीट किया 2000 पे, बना डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम इनऑर्गेनिक डायमंड कहते हैं, जिसको हम इनऑर्गेनिक डायमंड कहते हैं। आगे आते हैं एक सवाल तुमसे, आगे आते हैं सर, एक सवाल पूछता हूं तुमसे, इस सवाल का जवाब देना, इस सवाल का जवाब देना है, बड़ा मजेदार सवाल है। क्वेश्चन, what happens when boric acid reacts with, what happens when boric acid reacts with H2O2 in presence of
NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में H2O2 अगर रिएक्ट करता है क्या होता है सर? बड़ा मजेदार रिएक्शन है, बड़ा मजेदार रिएक्शन है। देखिए क्या बनता है। सबसे पहले हम ले लेते हैं बोरिक एसिड। अच्छा ये खत्म हो गया, B2H6 खत्म हो गया सर। अब एक सवाल और इसके बाद आज की क्लास एंड करेंगे। H3BO3 की रिएक्शन आप करवाओगे H2O2 के साथ, तो H2O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और ये सिंपली क्या करेगा, H3BO3 जो बोरोन इस तरीके से था, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। बोरोन से जुड़ा एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, इधर एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, इधर एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, ऐसा था। ये क्या करेगा सर, एक ऑक्सीजन को इसके बीच में कहीं घुसेड़ देगा। ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन को इसके बीच में कहीं घुसेड़ देगा, मतलब OOH बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे परऑक्सी, इसको हम क्या बोलेंगे सर, परऑक्सी बोरिक एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे, परऑक्सी बोरिक एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे, परऑक्सी बोरिक एसिड। अब मान लो परऑक्सी बोरिक एसिड को फर्दर तुम NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हो। किसके साथ ट्रीट कर रहे हो, NaOH के साथ। तो सबसे पहले क्या होगा, ये OH माइनस है ना, बेस है सर, ये इस H प्लस को उड़ा के लेके जाएगा और दो ऐसे H प्लस को उड़ा के लेके जाएगा और अंत में क्या बनेगा, देखिए बोरोन, दो OH तो इस पे अटैच्ड थे ही, इधर से O थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, इस तरफ बना दूं, इसको इस तरफ बना दूं, क्या बनेगा देखो, दो है ना, दो ये एसिड आएंगे, बोरोन OH होल ट्वाइस, O इधर बोरोन OH होल ट्वाइस, O और यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा ना, O नेगेटिव, वो इसको कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वो इसको कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इन दो बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, माइनस चार्ज इस पे और इस बोरोन पे, और इसके माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो Na+ बाहर रहेंगे सर। ये जो अंदर वाली स्पीसीज बनी है, ये जो अंदर वाला मसाला बना है, इसको बोलते हैं सोडियम परऑक्सी बोरेट। क्या बोलते हैं, सोडियम पर ऑक्सी बोरेट। क्या बोलते हैं लाला, सोडियम परऑक्सी बोरेट। अब सवाल यह है कि क्यों बताया सोडियम परऑक्सी बोरेट सर, कहीं तो काम में आता होगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या यूज है, आइए देखते हैं इसका क्या यूज है। हैंड्स अप इसको देख के क्या समझे, चौंक गए। तो इट इज यूज्ड इन वाइटनिंग एजेंट। टाइड वगैरह में बोलते हैं ना कपड़ों को सफेद कर देंगे, टाइड वगैरह में ऐसा कहते हैं ना कि कपड़ों को सफेद कर देंगे, तो ये वही है सर। ये वाइटनिंग एजेंट जो है ना, ये वाइटनिंग एजेंट जो दावा करते हैं, ऐसा नहीं कि बस बोल देते हैं, ऐसा बोलते नहीं है सर। दे यूज सोडियम परऑक्सी बोरेट, सोडियम परऑक्सी बोरेट। इसका यूज कहां पे करते हैं, सोडियम परऑक्सी बोरेट इज यूज्ड एज किसके तरह इसको यूज करते हैं सर, एज वाइटनिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह, वाइटनिंग एजेंट की तरह। सभी आयुष्मान खुराना को हाय बोल दो। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पूरा समझ आया होगा। बहुत सारी बातें हमने कवर की, खूब सारे कंपाउंड्स हमने पढ़े। एल्यूमिनियम बचता है और फिर कार्बन फैमिली हम शुरू कर देंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खूब मन लगा के पढ़ते रहें और याद रखिए, जब तक लिखेगा नहीं तब तक सोएगा नहीं। लिखते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।